बिल्कुल। सभी लोग आ जाइए बेटा जल्दी जल्दी, आ गए सभी लोग। चालू है स्पीड टेस्ट 10, आ रहे हैं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1, क्विक फास्ट वेरी तेज, बहुत तेज समझेंगे, बहुत तेज पढ़ के बहुत तेज समझेंगे। क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, हम क्वेश्चन रिपीट पढ़ा नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नहीं पढ़ा करेंगे क्योंकि क्वेश्चन सबने पढ़ लिए होते हैं, क्वेश्चन सबने एग्जाम दे लिया होता है। अगर वो मेरे एसटी देखने के बाद एग्जाम दे रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, पास नहीं। अगर आप मेरे सोल्यूशन के बाद जाके एग्जाम दे रहे हैं या सोच रहे हैं हम डायरेक्ट एग्जाम जरूर दे लिए, इसलिए अपलोड करा देते, इसलिए एग्जाम सीरीज में डलवा दिया, ठीक है ना। और कुछ लड़के कह रहे समझी हमारा एग्जाम नहीं शो हो रहा है, बात समझ रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा एग्जाम शो नहीं कर रहा, 4-5 क्वेश्चन शो नहीं कर रहे हैं। बेटा 4-5 क्वेश्चन क्या होता है कि आपका नेट स्लो होता है, नेट स्लो होता है तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है, लोड लेने में टाइम लगता है, तब तक आप लोग स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है। आप पहले एग्जाम दीजिए, मान लो कुछ टाइम लग गया तो आगे दे लीजिए एग्जाम की दी। एक दो छूटे तो यहाँ तुरंत इसमें यहाँ आंसर दे लिया करो, जो तुम्हें लगे हमने नहीं पढ़ा उसका आंसर वहाँ तुरंत देने की कोशिश क्या करो बस। क्योंकि आप लोगों को टाइम के वहाँ पे नेट स्लो हो सकता है, इस वजह से हो सकता है कि वो जल्दी ना उठाता हो, ठीक। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, एक मोटे समतल दर्पण के सामने एक मोमबत्ती रखी है, प्रकाश की किरण का अधिकांश भाग परावर्तित होगा। अब अगर एक समतल दर्पण हमने बना दिया और यहाँ पे एक मोमबत्ती रखी, ऊपर वाला भाग तो अधिकतर निकल जाएगा, बताओ। अच्छा, ऊपर वाला भाग तो ऐसे जाएगा, लेकिन नीचे वाला भाग बिना टकराए लौट नहीं सकता। अधिकांश भाग जो नीचे वाला तल है उसी से तो परावर्तन होगा, ऊपर वाला तल तो सीधे निकल जाएगा। तो आंसर हुआ नीचे वाले तल से, सेकंड नंबर। अगला क्वेश्चन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और नॉट पॉसिबल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है। ये कल क्वेश्चन था, हमने कहा था हर एक एसटी में पिछला क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा। हमने आपको ये बात समझाई थी कि अधिकतर एसटीओ में एक क्वेश्चन रिपीट हम जरूर करेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है। कल ये हिंदी में पढ़ा, आज इंग्लिश में है ना। संभव नहीं है किसके लिए ऑप्शन है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव कब नहीं होता है, कंडीशन होती है जब वो संभव होता है, कंडीशन होती है कि डेंसर टू रेरर जाना चाहिए, डेंसर टू रेरर तो पॉसिबल है। लेकिन अगर रेरर टू डेंसर गया तो पॉसिबल नहीं है। तो बस आंसर हो गया फ्रॉम वाटर टू ग्लास, क्योंकि वाटर का 1.3 होता है, ग्लास का 1.5 होता है। तो कम से ज्यादा में जाना मतलब ये हो गया विरल और ये हो गया सघन। तो विरल से सघन में अगर जा रही है तो पॉसिबल नहीं होगा, तो नहीं पॉसिबल पूछा गया, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल हुआ, विरल से सघन वाला नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो विरल से सघन पॉसिबल नहीं है, विरल से सघन ये कल डिस्कस हुआ था, पॉसिबल नहीं है, सघन से विरल पॉसिबल है। तो एक बार अगर आपने कर लिया है तो गलत नहीं होता, ये आप लोग यहां से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, पिन पर आधारित होने वाली, आधारित मतलब होता है आपतित, आधारित मतलब हो गया आपतित। इंसिडेंट, इंसिडेंट रे कि प्रिज्म पर इंसिडेंट जो हो रही है वो इंसिडेंट, तो इसको आगे बढ़ा लो। और कह रहा है निर्गत, निर्गत हो गया ये एक्चुअल ऐसे आई, फिर इसके बाद मुड़ गई ऐसे, ये निर्गत, ये हो गया निर्गत, और ये हो गया आपतित। इंसिडेंट और इमरजेंट, इंसिडेंट एंड इमरजेंट बेस्ड ऑन द पिन, द एंगल फाउंड बिटवीन द रे दैट इज बेस्ड ऑन द पिन एंड द बीम एमिटेड, बीम एमिटेड, और बेस्ड माने जो बेस आती है, मतलब बेस मतलब जो आने वाली होती है, ठीक है। एमिटेड, इनके बीच का एंगल, तो इसको पीछे बढ़ा लोगे, ये कहलाता है विचलन कोण, डेवर, एंगल ऑफ डेविएशन। याद रखिए, एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब ये होता है कितना मोड़ रहा है। एंगल ऑफ डेविएशन बनता है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। ये जो होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमरजेंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो आंसर हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, डेविएशन एंगल्स, थर्ड विचलन कोण। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिन लोग इसमें आपको बहुत मैक्सिमम नंबर आने चाहिए थे, अगला देखते हैं। नेक्स्ट, ल्यूमेन पर वाट किसका मात्रक है। अब इसको अगर तुम्हें नहीं आता तो दिमाग लगाओ। ज्योति फ्लक्स का तो केवल ल्यूमेन होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स का होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स का तो केवल ल्यूमेन होगा, ओनली ल्यूमेन। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडिला, ये हमें सब पता है, इसका होता है कैंडिला। प्रदीप्त घनत्व का होता है लक्स। अब बचा केवल ज्योति दक्षता, बस यही आंसर। ल्यूमिनस इफिशियंसी का होगा, दक्षता का होगा पर वाट, वाट का यूज का मतलब दक्षता का होगा, ये ध्यान रखिएगा, ल्यूमिनस इफिशियंसी। तो ये होता है ल्यूमिनस फ्लक्स, फ्लक्स बटे पावर,
इज कॉल्ड इफिशियंसी, इफिशियंसी का फॉर्मूला है ल्यूमिनस इफिशियंसी, ल्यूमिनस इफिशियंसी, ठीक है, इसको ल्यूमिनस इफिशियंसी बोलते हैं। ल्यूमेन पर वॉट आपका है ज्योति दक्षता का। अगला तो इसका ज्योति दक्षता समझ में आएगा ना बेटा, इसका सेकंड नंबर है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे। पांचवा, किसी घर में 40 वाट की 2 ट्यूबलाइट 6 घंटे प्रतिदिन तथा 60 वाट के 2 बल्ब 4 घंटे प्रतिदिन जलते हैं, उस घर में प्रतिदिन व्यय ऊर्जा। तो यहाँ पर जो व्यय ऊर्जा होती है, बात समझे, व्यय ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? व्यय ऊर्जा का फॉर्मूला होता है बेटा, जो यूनिट में बिजली निकालते हो यूनिट का फॉर्मूला होता है वाट घंटे दिन बटे 1000, वाट घंटे दिन बटे 1000 गुणे नंबर ऑफ अप्लायंसेस, उपकरणों की संख्या। तो हम जब बात कर रहे हैं किसकी, ट्यूबलाइट, जब ट्यूबलाइट की बात आती है, ट्यूबलाइट के लिए हम देखते हैं तो वाट कितने हैं 40 वाट, घंटे कितने हैं 6 घंटे, प्रतिदिन माने 1 दिन बटे 1000 गुणे 2 ट्यूबलाइट है 6 को 24 दूनी 48 और 0.48 यूनिट, भाई 40 है कट गया, 6 को 24 दूनी 48 0.48 यूनिट। अब आया बल्ब, 60 वाट के 2 बल्ब है तो 60 वाट 4 घंटे प्रतिदिन 1/1000। उस घर में प्रतिदिन व्यय ऊर्जा देखनी है आपको, ध्यान दो जरा, प्रतिदिन व्यय ऊर्जा 40 वाट की 2 ट्यूबलाइट थी, 6 घंटे जलती थी एक दिन, है ना, 60 वाट की 2 बल्ब 4 घंटे में, 6 को 24 और 2 बल्ब, ये भी 0.48। उस घर में प्रतिदिन व्यय ऊर्जा देखनी है 0.48 मतलब 0.96 यूनिट होना चाहिए। 0.5 40 वाट की 2 ट्यूबलाइट 6 घंटे प्रतिदिन, तो ट्यूबलाइट घर में 40 वाट की 2 ट्यूबलाइट है, 40 वाट के हो गए, 6 को 24 दूनी 48 0.48 यूनिट। और 60 वाट के 2 बल्ब, मतलब 60 वाट के 2 बल्ब है, 2 बल्ब है और 4 घंटे चाहिए, ये भी है 6 को 24 दूनी 48 0.48 यूनिट। एक्चुअल में इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत कर लेना, सही कर लेना, 0.48 यूनिट दिया हुआ है, इसको डबल करना है 0.96, मतलब 0.48 और 0.48 2 बार आना चाहिए, उसने केवल इतने का आंसर दे दिया है, एक क्वेश्चन का दे दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ जोड़ लेना, इसमें ऑप्शन गलत है, इसको सही कर लिया जाएगा। पांचवे का 0.48 को जोड़ोगे तो 48 दूनी 96 0.96 यूनिट टोटल आंसर आएगा, ठीक है ना बेटा, ये इसको सही कर लेना, पांचवा आप सही कर लेना 0.96 यूनिट। कभी कभी हो जाता है ऑप्शन थोड़े गलत लिख गए, 48 का डबल आएगा 0.48, तो दोनों से आ रही है, ठीक है ना। चलिए अगला देखें। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज की थी माइकल फैराडे ने, सी नंबर, ठीक है, माइकल फैराडे ने। अगला देखेंगे नेक्स्ट 7वां नंबर, दिष्ट धारा मोटर विरोधी वाहक बल अधिक उत्पन्न होता बैक ईएमएफ। देखो होता क्या है कि जब कोई विरोधी होता है, हमारा विरोधी, बैक ईएमएफ विरोधी वाहक बल, मतलब जो घूमने का विरोध करता है, विरोधी विद्युत वाहक बल। देखो विद्युत वाहक बल तभी डेवलप होगा जब रोटेट करेगी, जब वो रोटेट करेगी, और विरोधी है तो रोटेट करने का विरोध करेगा। तो जब रोटेट करने का विरोध करेगा, तुम्हारा विरोधी है, तो वो जब ये तुम्हारा विरोधी है, घर में कोई भी विरोध करेगा, तुम काम जब स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने जा रहे हो, तब सबसे ज्यादा विरोध होता है। हमारा विरोधी जब, हमारा विरोध मैक्सिमम कब कर पाएगा? जब हम कोई चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि उसके स्टार्ट करने से ही वो विरोध, मतलब उसका विरोध करने गुण है। तो जब हम कोई चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं उस समय ज्यादा विरोध होता है, उस समय वो मैक्सिमम लेवल पे होता है कि हमको स्टार्ट ही ना करने दे। एक बार स्टार्ट हो गया तो उस समय उतना विरोध नहीं रह जाता, क्योंकि वो हम अपने काम पे लग गए, लेकिन स्टार्ट करते समय लोग चीजों का ज्यादा विरोध होता है। तो याद रखिए, डीसी मोटर का जो बैक ईएमएफ होता है वो मैक्सिमम तब होगा जब आप मोटर की कुंडली घूमकर स्थिर हो जाती है, गलत, मोटर की कुंडली घूमना प्रारंभ करती है, द मोटर हॉरोस्कोप। अच्छा ये देखिए, ये क्या है, ये हॉरोस्कोप जहां जहां लिखा है, इंग्लिश वाले ध्यान दें, हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप क्यों लिखा है आप समझ रहोगे, क्योंकि कुंडली, कुंडली का अगर गूगल ट्रांसलेट करोगे ना, गूगल ट्रांसलेट करने से ये हुआ, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ चाहिए हर तरीके से, गूगल ट्रांसलेट में कुंडली को हॉरोस्कोप आ जाए। कुंडली मतलब जो हम लोग की कुंडलियां नहीं बनाई जाती, कहते कुंडली बना दो, तो यहाँ पे ये क्वाइल कर दो बस। एक्चुअल में ये क्वाइल गूगल ट्रांसलेटर में केमिस्ट्री फिजिक्स वाली चीजें नहीं आई है, वो जनरल हॉरोस्कोप जहां जहां लिखा है वहां क्वाइल कर दीजिए, क्वाइल
मोटर स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। मोटर स्क्वायर स्टार्ट्स टू रोटेट, मोटर स्क्वायर रिमेन्स कांस्टेंट, मोटर स्क्वायर टर्न्स फ्रोजन। ये गूगल ट्रांसलेटर की वजह से हो गया, ठीक है ना। वो अपने आप जैसे टाइप करते समय चीजें नहीं हम लोग टाइप करते हैं, अपने आप से वो ले लेता है चीजें, उसके अकॉर्डिंग हो गई है। कॉइल होगा वहां पर, जैसे कहीं कभी भी चालक तार आ जाए तो कंडक्टर वायर आ जाए, ध्यान देना, वो नहीं है, वो थोड़ा सा ट्रांसलेट के चक्कर में, क्योंकि आपको सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस वजह से। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना बेटा, ये ध्यान रखिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दो। ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाई जाती है किससे? तो ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है हमेशा सॉफ्ट आयरन की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? सॉफ्ट आयरन, नर्म लोहे की बनाई जाती है, नर्म लोहा, सॉफ्ट आयरन। स्टीडी यहाँ स्टील होगा, स्टीडी माने होता है ठोस, ठोस इस्पात, इस्पात फौलाद को स्टीडी, स्टीडी करे, स्टीडी जानते हो, स्टीडी माने होता है जो बिल्कुल स्टेडी, मतलब ठोस रहे, फौलाद वो स्टील भी हो सकता है, कॉपर की नहीं होगी, स्टील की नहीं होगी, सॉफ्ट आयरन सही है ये नहीं, ठीक, तो नर्म लोहे की होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, ये देखिए, अनोमी। अनओमी मतलब होता है नॉन ओमिक, एनॉमलस, अनओमी मतलब समझ, अनोमी का मतलब होता है नॉन ओमिक, ये लिख लो, नॉन ओमिक, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के एग्जांपल बताने, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस जो ओम के नियम का पालन नहीं करते वो होता है डायोड। जब आप आ जाओ सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर में ओम के नियम का पालन नहीं होता, वहां चाइल्ड समीकरण का नियम होता है, डायोड, ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रायोड, ये सब जो है ना चाइल्ड इक्वेशंस पे बेस्ड है, तो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो डायोड वाल्व आंसर हो जाएगा। बाकी जितने भी वायर वाला फॉर्म होता है, वायर, जो वायर वाले रेजिस्टेंस होते हैं, वायर वाले रेजिस्टेंस जो होते हैं वो सब ओमिक होते हैं, ओमिक। लेकिन जो डायोड, ट्रायोड, इस टाइप की डिवाइसेस होती हैं, जो सेमी कंडक्टर डिवाइसेस हैं, जनरली सेमी कंडक्टर डिवाइसेस जो होती हैं, ओके, वो जो होती है वो नॉन ओमिक होती है, अनओमी। अगला क्वेश्चन, परमाणु संरचना का सर्वप्रथम सबसे फर्स्ट एटॉमिक मॉडल किसने दिया था? फर्स्ट, परमाणु मतलब फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, सर्वप्रथम एटॉमिक स्ट्रक्चर देने वाले कौन थे? जे थॉमसन। थॉमसन परमाणु मॉडल बहुत प्रचलित है। देखो एक बात बताएं, थॉमसन मॉडल सबको पता है, भले वो पूरा गलत था, थॉमसन मॉडल सबको पता होता है। थॉमसन मॉडल को ही तरबूज मॉडल कहा गया था, ओके। सबसे पहले वाले को सब लोग याद रखते हैं, भले वो गलत करे लेकिन सब याद होता है। भाई समझो, तुम कोई चीज पहले ग्राहक हो, किसी भी चीज के पहले, तुमने पहली बार चाहे कर ना पाए हो, केवल खोल के देखा हो, किया हो, गलत किया हो, जैसा भी किया है, पहली बार तुमने किया था तो वो नहीं भूला जाएगा। भले ये कहा जाए कि गलत किया था, लेकिन पहले किसने किया था ये सबको याद है। तो थॉमसन मॉडल है, समझ रहे हो, पहले करो चाहे गलत करो, कुछ भी हो, थॉमसन मॉडल, तरबूज मॉडल, तो जे थॉमसन ने सबसे पहले स्ट्रक्चर दिया था, ओके बेटा। अगला क्वेश्चन, दो पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात 4:5 है, ये आपके सामने लगा हुआ है क्वेश्चन। दो पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात 4:5 है, ठीक, दो पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात जो है वो 4:5 है, क्लियर। दो पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात 4:5 है। पहले पिंड पर कुछ बताओ, M1:M2, M1:M2 दे रहा है 4:5। पहले पिंड पर कुछ बल लगाने से त्वरण आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी बल को, मतलब वही F2 बल, मतलब F2 बल, उसी बल को F2 में कन्वर्ट कर लो, उसी बल को लगाया तो कह रहा है कितना एक्सीलरेशन आएगा, तो बस F1 बराबर F2, M1 A1 बराबर M2 A2, M1 बटे M2 बराबर A2 बटे A1। M1 बटे M2 है 4:5, A2 दिया गया है निकालना है, A1 दिया गया है 5, कट गया, A2 बराबर 4, A2 बराबर 4 आंसर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा, अगला देखो, दो पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात चाहिए, इसको अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक पिंड का संवेग, देखिए एक पिंड का संवेग, ये आपको क्वेश्चन ये भी रिपीट है, एक एसटी में जो सारी एसटियां लगा रहे हो उनको पता होगा।
10 सेकंड में ये 400 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाता है, लेकिन था कितना? जब कुछ ना पता हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेते हैं, तो p बराबर 0। तो 10 सेकंड में इसका ये p2, तो 10 सेकंड में डेल्टा p तुम्हारा p2 माइनस p1 करो जरा, तो कितना हो गया? 400 माइनस 0, 400 आ गया। तो बस f बराबर लगा लो डेल्टा p बाई टी, 400/10, 40 न्यूटन आंसर। ऐसे न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होने चाहिए, सिंपल है, 40 न्यूटन। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक लड़का कुछ ऊंचाई से भूमि पर कूदता है, लड़के का द्रव्यमान 30 किलोग्राम है, जब वह कूदते समय हवा में है तो लड़के का आभासी भार क्या होगा? ये लड़का कुछ ऊंचाई से भूमि पर कूदता है, लड़के का द्रव्यमान 30 किलोग्राम, ये 30 किलोग्राम द्रव्यमान है। कूदते समय वो हवा में है, बात समझ, कूदते समय वो किसमें है? हवा में। जब हवा में होगा, कोई चीज हवा में है तो फ्री, मतलब एक तरीके से बिल्कुल फ्री फॉल है। हवा में है तो उसका आभासी भार, देखो हवा में है तो जब उस पर कोई भी तनाव नहीं लग रहा है, भाई किसी पे तनाव 0 आया, उस आभासी भार को तनाव कहा जाता, तो पूरी तरीके हवा में तैरना, पूरी तरीके हवा में होने को बोलते हैं हवा में तैरना। और कोई भी चीज अगर तैरना आ जाए तो उसका अपैरेंट वेट 0 आएगा, चाहे वो हवा में तैरे चाहे वो पानी के अंदर तैरे, कहीं पर भी फ्लो कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो उसका रिजल्टेंट हमेशा 0 आएगा। हवा में तैरे चाहे पानी में तैरे, उसका अपैरेंट वेट 0 आएगा, शून्य आएगा, बात खत्म, आंसर हो गया 0। उसने कहा पूरी तरीके से समय हवा में है, मतलब हवा में तैर रहा है, कहीं कुछ टच नहीं कर रहा है, तो हवा में है तो अपैरेंट वेट 0 होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक स्प्रिंग तुला है, एक स्प्रिंग बैलेंस है, बात समझ रहे हैं? एक स्प्रिंग बैलेंस है, देखिए बेटा, एक स्प्रिंग तुला को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर जाते हुए गुब्बारे पर ले जाया गया, ऊपर जा रहा गुब्बारा, बेटा देखो वर्टिकल रूप से वो गुब्बारा जो है वो मूव कर रहा है, लिफ्ट की तरीके बिल्कुल। तो देखो ये लिफ्ट वाला गुब्बारे वाला कॉन्सेप्ट सब सेम होते हैं। अब ऊपर जाते हुए गुब्बारे पर ले गया है, इस ऊपर जा रहा है, मतलब हम वर्ड नोट करेंगे डायरेक्शन ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन लिफ्ट में हमने कैसी बताई है? प्लस। अब ऊपर जा रहा है, बस बात करें, ऊपर जा रहा है तो फॉर्मूला आपका mg+a लगेगा, लेकिन ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है प्लस लगेगा, क्यों? अब उसने कहा 12 किलोग्राम की जगह उसने दर्शाया है 15 किलोग्राम, तो ये तो सीधे सीधे दिखा रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ेगा, बढ़ा, इंक्रीज किया, तो इंक्रीज के लिए प्लस का ही फॉर्मूला लिखा जाएगा। अब 15 किलोग्राम भार और 12 किलोग्राम यहां लिखा गया, g+a। अब इसको तुम्हें न्यूटन में कन्वर्ट करना, तो यहां g से गुणा करना पड़ेगा, 15g, ये हो गया 12, g+12 मतलब g+a, तो 15g बराबर 12g+12a, 15g में 3g बराबर 12a, 15g बराबर 12g+12a, बात समझ रहे? 3g बार 3 आ गया, 3g, ठीक है। अब 3g बराबर 12a, 3g/12a, ये 3 चौको 12, g/4, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आएगा 2.5 सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर हो गया, ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
क्लियर बेटा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आएगा। अगर आपका ये आंसर आया तो सही है। ओके, देखिए नंबर में क्या होता है, कुछ लोग माइनस मार्किंग की वजह से अपना आंसर नंबर जोड़ते हैं। नंबर जब आपके आए ऐसे ही पेपर में आते हैं, बात समझिएगा। कुछ लोग क्या जोड़ते हैं कि हमारे 25 में 22 किए, इतने गलत हुए। अपने हिसाब से तुम कभी भी नंबर काउंट करोगे तुम्हारे हिसाब से कम ज़्यादा ही आएंगे, कम ही आएंगे थोड़े, क्योंकि जब भी आप माइनस मार्किंग का कॉन्सेप्ट भी लगाओगे, आप अपने अकॉर्डिंग चाहे जितना माइनस मार्किंग कर लो, कुछ एक्यूरेसी का परसेंटेज भी कटता है। जब माइनस मार्किंग होती है कुछ एक्यूरेसी का परसेंटेज भी कटता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे जब वहां आप काउंट करें, अगर आप ऐसे काउंट करें तो आपने क्या सोचता है, 4 में अगर एक भी तुक्का लगाएंगे हम, 4 में अगर एक भी फंस गया, 4 तुक्के में एक भी तुक्का फंसा, तो आप सोचते हो 3 गलत होंगे, चौथा सही होगा, सब मैनेज हो जाएगा। ऐसा कभी होता नहीं है, सब गलते होते हैं, तभी आप माइनस में नंबर लाते हो। तो कभी तुक्का लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट 15वां नंबर है, दोलन का आयाम बढ़ाने से आवर्तकाल। दोलन का आयाम वाला कभी अभी हमें बताया था, एम्पलीट्यूड का नो इफेक्ट। एम्पलीट्यूड का टाइम पीरियड पर नो इफेक्ट होता है, बात खत्म। नो इफेक्ट, आंसर होगा अपरिवर्तित, अनचेंज्ड, अपरिवर्तित। नेक्स्ट 16वां, 1 ग्राम 4 ग्राम के 2 पिंड इस प्रकार चलने की गतिज ऊर्जा सेम है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट लोगे, कॉन्सेप्ट आपका K बराबर p²/2m, ये कॉन्सेप्ट था। काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो हमने कहा था P प्रोपोर्शनल टू √m लगाया करो। बस अप्लाई कर लो, P1/P2 बराबर √m1/m2। जब अप्लाई करोगे √1 और 4 अप्लाई करोगे, 1:2 आंसर आएगा। 1:2 मतलब चौथा। ठीक, याद रखिए, कॉन्सेप्ट भी बता दिया आपको, क्वेश्चन भी बता दिया, ये ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चन में आपको रिपीट जरूर करेगा, ये मैं बता रहा हूं। अगला देखिए, ये क्वेश्चन आप हो सकता है स्किप कर दिए हूं, आप ये कर भी दीजिए, बढ़िया है। जल तुल्यांक, वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? वाटर इक्विवेलेंट ऐसी चीज होती है, वाटर इक्विवेलेंट जिसका दिया जाता है उसी के द्रव्यमान में जोड़ दिया जाता है। अब जैसे एक तरफ तुम्हें लिखना ऊष्मा मापी और एक तरफ तुम्हें लिखना है क्या, वाटर। वाटर को मिलाया गया है, मतलब इसमें वाटर मिलाया गया है। इसमें 90 डिग्री सेल्सियस का 40 ग्राम जल था, 90 डिग्री सेल्सियस का 40 ग्राम जल मिला। ऊष्मा मापी में 60 ग्राम जल पहले से भरा था, जिसका ताप 20 डिग्री सेल्सियस था। दोनों को मिलाने से जो टेम्परेचर आया वो कितना हो गया, 30। लेकिन इसमें ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक भी कह रहा है, ये ऊष्मा मापी है, इसका जल तुल्यांक x ग्राम मानो। जल तुल्यांक, वाटर इक्विवेलेंट जिसका दिया जाए उसका x मान लिया करो। जिसके जल तुल्यांक की बात करा, अगर ऊष्मा मापी के जल तुल्यांक, तो आपने ऊष्मा मापी का x मान लिया। अब जिसका जल तुल्यांक दिया जाता है उसी के द्रव्यमान में जोड़ दिया जाता है। अब जब यहां पे तुम कैलोरीमिति का सिद्धांत लगाओगे, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा लगाओगे, तो देखो दी गई ऊष्मा में आप कभी भी घटाना, ऐसे घटाना, मिक्सचर के इससे इसको घटाओगे तो इससे इसको घटाओगे, ऐसे करके घटता है। ठीक है, ms डेल्टा टी यहां भी लगेगा, ms डेल्टा टी यहां भी लगेगा। इधर भी तुम्हारा पानी भरा है और यहां पर भी पानी भरा है। अगर आप देखें तो यहां पर भी पानी है और यहां पर भी पानी है, तो ये भी वाटर है और ये भी वाटर है, इसलिए दोनों की एस कैंसिल हो गई। अब अगर वैल्यू रखते हैं हम, ध्यान दो, m की वैल्यू रखो, m की, इसमें m की वैल्यू रखोगे तो 40 ग्राम था, इसमें m की वैल्यू रखी 40 ग्राम, पानी यहां भी कट गया। अब इसका डेल्टा टी देखोगे तो 90 - 30 60 आएगा। यहां इसका m जब रखोगे तो जिसका जल तुल्यांक दिया जाता है उसी के द्रव्यमान में जोड़ दिया जाता है। तो जब ऊष्मा मापी के हिसाब से रखोगे तो 60 + x हो जाएगा m का मान, ये ध्यान रखना। जल तुल्यांक का बस यही यूज है कि द्रव्यमान के साथ जोड़ लियो, बस 60 + x हो गया, 60 + x हो गया। अब इसका जब डेल्टा टी करोगे तो एक बार ये ऐसे माइनस हुआ तो एक बार ऐसे माइनस होगा, 30 - 20 10। अब इसको आपने सॉल्व किया तो ये हो गया 2400 बराबर 60 + x × 10, 10 से ये 240, 60 माइनस होगा 180, x बराबर 180, जल तुल्यांक 180 ग्राम, जल तुल्यांक 180 ग्राम आंसर, इसका जल तुल्यांक 180 ग्राम आ गया। ये 180 आ गया। ठीक है, हम इसीलिए अलग कलर से नहीं लिखते, आपको दिख रहा होगा 60 + x,
180 आंसर आ जाएगा। जिसका जल तुल्यांक दिया था उसी के द्रव्यमान में जोड़ दिया है। आई बात समझ में? जिसका जल तुल्यांक दिया था उसी के द्रव्यमान में जोड़ दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। 10 किलोग्राम का पिंड जिसकी चाल 40 मीटर पर सेकेंड है को विरामावस्था में लाने के लिए कार्य कितना करना पड़ेगा? दस किलोग्राम का एक पिंड है जिसकी चाल 10 किलोग्राम का एक पिंड है जिसकी चाल 40 मीटर पर सेकेंड है, विरामावस्था में लाना है। तो m हो गया 10, m बराबर 10 किलोग्राम, जिसकी चाल जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड है। और एक बात देखिए, ऐप में मैं सामने ऐप में चला के रखे हूं, सब कुछ चल रहा, लाइव क्लास वगैरह सब कुछ। अगर आप नहीं चला पाते हैं तो आप क्या कहीं नेट में दिक्कत है या आपने आईडी वगैरह। और एक बात, एक और विशेष सूचना देना चाहते हैं हम कि जो लोग अपने आईडी पासवर्ड को दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं और अगर उनके दोस्त किसी ने भी अदर डिवाइस में 2 से 3 बार वो आईडी पासवर्ड डाल दिया या आपने ही डाल दिया तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक हो जाती है मतलब वो एडमिशन कैंसिल हो जाता है, वो फिर आईडी खुलेगी ही नहीं। सेम डिवाइस में आप डालेंगे। ये आपको हम बात बता दें कि ऐप जो हमारे ऐप पे एक सिक्योरिटी लगी हुई है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत से लड़कों का फोन आने लगे, ये हर बार होता है, ये हर बार होता है कि बहुत से लड़कों का फोन आने लगता है जब हमारी आईडी नहीं खुल रही। क्यों नहीं खुल रही? ऐप में एक सिक्योरिटी लगी कि अदर डिवाइस में जिसमें वो एक बार आईडी खुल चुकी है, जैसे आपने आईडी एक में खोल ली है, अब अगर आपने उसी आईडी को अगर अदर डिवाइस में आईडी पासवर्ड अदर डिवाइस में 2-3 टाइम्स डाला गया या 2 से 3 बार ट्राई कर लिया गया, भाई खुलेगी तो एक बार में नहीं, लेकिन 2 से 3 बार डाला गया तो वो जो जिस आईडी में चल रहा था, जिस ऐप में चल रहा था, 2 से 3 बार ट्राई करने के बाद जिस ऐप में चला उससे भी बंद हो जाएगा। मतलब कि कोई रोबोट पा गया है, वो उसको चेक कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। मतलब हम ये मानते हुए कि कोई उसको हैक करने की कोशिश कर रहा है तो वो आईडी ही बंद हो जाएगी, आईडी क्लोज हो जाएगी, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब ये फ्रॉड पर्पज हो जाएगा, फ्रॉड मान लिया जाएगा, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फिर वो उस ऐप पे भी नहीं खुल पाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका मतलब है ये वाला बच्चा जो है ये आईडी पासवर्ड शेयर कर रहा है, ये जो है सिक्योरिटी पर्पज से सही लड़का नहीं, इसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक हम आपको बता दे रहे हैं। कुछ लोग अपने मोबाइल को रीस्टोर करते हैं, डिवाइस चेंज करते हैं, तो डिवाइस चेंज करने के बाद वो आईडी डालते हैं तो सेम प्रोसेस वही है, फॉर्मेट हो जाता है, रीस्टोर कर जाता है या मतलब कुछ भी होता है। अगर आपने उसको किया तो दिक्कत होगी, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो बिल्कुल बैंक वाले तरीके से जैसे लॉकर में पैसा रखते हो वो किसी को शेयर नहीं करते, वैसे इसको भी ना करना। करो तो अपनी उसमें करिएगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फिर आप कहेंगे तो हम बस आपसे ये कहेंगे आप नए तरीके से प्रोसेस अपनाइए, नया एडमिशन लीजिए, बात खत्म। अगर हमने जिनको नहीं बताया था तो अब बता दिया है। वैसे बता सबको था लेकिन सभी का हमें पता नहीं था, ये लोग बोलते अब सबको पता है। हम कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, आपको फिर नया एडमिशन लेना पड़ेगा, बात खत्म। ये बात आपको बार बार समझाई जा रही है, आज लास्ट बार समझा दी गई है। इसके बाद फिर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे अगर आपकी आईडी नहीं चल रही तो। इसका विशेष ध्यान रखिए। हमारे पास में आईडी मेरी पर्सनल हमेशा चल रही, सब कुछ चला, किसी का भी वीडियो है आप भी प्रेजेंट टाइम पे कम से कम 90-100 लोग देख रहे हैं इस ऐप को 90-100 लोग प्रेजेंट रूप से देख रहे हैं, सबकी क्लासेस चल रही तो क्या नहीं चल रही? फिर कहते हैं सर जी मेरे में नहीं चली तो आपको दिक्कत है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए ये सब चीजें हम बताते चलते हैं साथ में। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 10 किलोग्राम का एक पिंड है, m बराबर 10 kg, जिसकी चाल जो है 40 मीटर पर सेकेंड है, विरामावस्था में लाने के लिए, मतलब लाना है इसको विरामावस्था, तो फाइनल वेलोसिटी 0 करनी, क्योंकि इनिशियल तो दी गई है 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये v1 कह लो या u कह दो, ये तो 40 दिया गया, लाना है तो v2 0, वही v2 0 या v0। कितना कार्य करना पड़ेगा? तो किया गया कार्य होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी K2 तो 0 हो जाएगी, बस K1 निकाल लो बस। तो K2 0 है तो सीधे आपका भाई K2 माइनस सीधे आपका वही आएगा फॉर्मूला 12 mv², क्योंकि बस यही ऊर्जा है, बाकी तो 0 ही है। m हो गया 10, v हो गया कितना
1600 आपने काटा 8000 जूल। किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, मतलब आपकी जो पहले वाली ऊर्जा थी वो 8000 जूल थी, दूसरी वाली 0 हो गई, सीधे किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, आंसर 8000 जूल। W बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा हुआ है यहाँ फॉर्मूला, या आप डायरेक्टली ये कर सकते थे हाफ m वाई V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, तो आपका आंसर माइनस का 8000 जूल आता, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वर्क डन रोकने के लिए किया गया कार्य निगेटिव ही आता है, रोकने के लिए किया गया कार्य निगेटिव आता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखा जाएगा इसके बाद। अब हम अगला देख रहे हैं, चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा जरा समझते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन आपके सामने, बांध की दीवार नीचे से बहुत मोटी होती है, ऐसा क्यों? देखिए पानी, जब बात आती है बांध की दीवार की, बॉटम की, पानी, अभी आपको लिक्विड प्रेशर पढ़ाया था आज, लिक्विड प्रेशर आज ही पढ़ाया है ऐप में। अब बांध की दीवार की बात आ रही है। अब बांध की दीवार पता कैसी होती है? ऐसे होती, इस तरीके से, कि ऊपर आपको दिखेगा बहुत कम है, लेकिन नीचे क्या होती है? चौड़ी होती जाती है। ये बात समझ, इस तरीके से बांध की दीवार, बांध की दीवार जो होती है वो चौड़ी होती जाती, क्यों होती जाती है? मतलब वाइड, चौड़ी, वाइड मतलब विड्थ इंक्रीज करती जाती है। क्यों इंक्रीज करती जाती है? इसका रीजन बेटिए क्या है? जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, h गहराई पे जाओगे, तो लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला ही है HdG। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी, h इंक्रीज करेगा, गहराई बढ़ेगी तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, और अब प्रेशर, अगर लिक्विड का प्रेशर ज्यादा रहा तो इस दीवार को तोड़ सकता है। प्रेशर इंक्रीज किया तो यहां हमने विड्थ इंक्रीज करी, विड्थ इंक्रीज करने से P प्रोपोर्शनल टू 1/A। अगर एरिया इंक्रीज कर गया, बात समझ, अगर एरिया इंक्रीज कर गया तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, या प्रेशर का इफेक्ट डिक्रीज कर जाएगा। तो प्रेशर का इफेक्ट डिक्रीज करने के लिए इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, जिससे ये टूटे नहीं। तो यहाँ जल का दाब अधिक होता है, क्योंकि गहराई पर जाने पे जल का दाब अधिक होता है, नीचे जाने पे जल का दाब अधिक होता है। प्रेजेंस ऑफ वाटर इज क्वाइट लार्ज, इसका यही आंसर है कि नीचे जाने पे जल का दाब अधिक होता है। बी नंबर ऑप्शन। क्लियर है बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जल में तैरती हुई किसी वस्तु का आभासी भार, अभी मैंने एक बात समझाई थी, तैरना। अब चाहे वो हवा में तैरना हो, पूरी तरह हवा में हो, पूरी तरह हवा में होना, हवा में होने मतलब भी, मतलब कि आप पूरी तरीके हवा में हैं, मतलब वायु समझ लो बिल्कुल हवा में है, तो भी हवा में तैरना बोला जाएगा। या पानी के अंदर है, मान लीजिए पूरा पानी के अंदर है और पानी के अंदर कोई वस्तु तैर रही है, पानी के अंदर तैरना, तैरना फ्लो करना, फ्लॉट करना, बात समझ लो। तैरने का मतलब होता है अपैरेंट वेट जीरो, बस बात खत्म। अपैरेंट वेट जीरो, शून्य। जल में तैरती हुई वस्तु का आभासी भार शून्य होगा। तैरना, फ्लॉट करना, चाहे वो कहीं पर भी हो, हवा में पूरी तरीके हो तो भी आभासी भार शून्य, जल में हो तो भी आभासी भार शून्य। ठीक, हाँ शून्य हो गया, आभासी भार शून्य। लेकिन अगर पूछो उत्प्लावन बल क्या होगा, इसी में अगर पूछ लेता जलती हुई तैरती वस्तु का अपथ्रस्ट कितना होगा, तो लिखते हैं ओरिजिनल वेट, जो उसका ओरिजिनल वेट है उसके बराबर, क्योंकि अपैरेंट वेट इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं, इसलिए इनका अपैरेंट वेट जीरो आ जाता है। कि तैरती हुई वस्तु पर उत्प्लावन बल कितना लगेगा, तो आपका आंसर होगा तैरती हुई वस्तु पे उत्प्लावन बल उसके भार के बराबर लगेगा, उसके ओरिजिनल वेट के बराबर लगेगा। लेकिन उसका आभासी भार पूछा गया है, आभासी भार शून्य होगा, क्योंकि आभासी भार बराबर ही होता है कि डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस करके आभासी भार निकालते हैं। चलो आगे, बल को 4 गुना और क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए। बल को 4 गुना मतलब P बराबर है F/A। अब बल को तुम 4 गुना कर दो और एरिया को क्या कर दो, आधा कर दो, 1/2 मतलब हाफ। तो ऊपर जाएगा तो 2 × 4 × 2 कितना हो गया, 8 गुना। प्रेशर कितने गुना, 8 गुना, बस बात खत्म। अगला, नाव पर अधिकतर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए तैरती वस्तु का कॉन्सेप्ट है ये, तैरती वाली, मतलब अगर कभी भी ये 1/5 डूबना माने तैरना ही होता है,
1/5 डूबना माने पूरा नहीं डूबा है। तो आपको पता क्या लिखा जाता है, इस फॉर्मूले को इस तरीके लिखेंगे, कभी भी आ जाए कितना अधिकतम रख सकते हो। तो देखो जब कोई नाव, हम किसी नाविक के पास गया, पूछे कितना रख सकते हैं, उसने कहा भैया आप रख सकते हो कितना, 1000 किलोग्राम हमने अपना सूटकेस सहित भार रखा। तो उसमें वो जो बैठा है, मतलब उसका नाव का अपना अपना वो खुद मान लिया कि उसका x था, अब दोनों मिला के हो गया 1000 प्लस x। तो x तो वो खुद था, नाव का मिला करके x था, 1000 हमने रख दिया, टोटल हो गया 1000 प्लस x। लेकिन अब डूबना नहीं चाहिए, 1000 प्लस x के बाद भी डूबना नहीं चाहिए, 1000 प्लस x के बाद भी तैरना चाहिए। तैरेगी तभी जब, बात समझ रहे हो, हटाए गए द्रव का भार बराबर कुल भार, ये आ जाएगा। तो हटाए गए द्रव की भार की जगह इतना भार रखना है। अब फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला पता क्या आता है, डूबा आयतन बटे कुल आयतन। ये फॉर्मूला नोट कर लेना हमेशा, डूबा आयतन बटे कुल आयतन बराबर, ये लिक्विड प्रेशर वाला चैप्टर ही चल रहा है इस समय, यही क्वेश्चन अभी ऐप में कराएंगे। अगर ये वाले क्वेश्चन गलत हुए तुरंत ऐप में एडमिशन ले लो, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कभी गलत नहीं होंगे। डूबा आयतन बटे कुल आयतन बराबर वायु में भार, वायु में भार बटे कुल भार, या कुल भार, या ब्रैकेट में लिखो हटाए गए द्रव का भार, हटाए गए द्रव का भार, कुल भार या हटाए गए द्रव का भार रखा जाता है। वायु में भार वेट ऑफ टोटल वेट बटे वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो हटाए गए द्रव का भार ही कुल भार बन जाता है। यहां पर डूबा आयतन बटे कुल आयतन बराबर वायु में भार बटा बराबर हटाए गए, वायु में भार बटे हटाए गए द्रव का भार। तो अब अगर उसको तैरना है तो कुल भार के बराबर हटाना पड़ेगा। तो डूबा आयतन कितना है, वो कह रहा है 1/5 डूबता है, और कुल आयतन 1 मानोगे। नाव का वायु में भार था x, और हटाए गए द्रव का भार कितना है, वो अपने कुल वेट के बराबर हटा रहा है 1000 प्लस x। सॉल्व किया तो 5x बराबर 1000 प्लस x, सॉल्व करोगे 4x बराबर 1000, तो x बराबर 250। इस क्वेश्चन को याद कर लिया, यही क्वेश्चन अगले वाले में भी लगेगा, यही कॉन्सेप्ट। ये तैरती वस्तु का था, याद रखना। इसी कॉन्सेप्ट को हम अगले में अप्लाई करेंगे। नोट कर लीजिएगा, पॉज करके बार बार समझिएगा, ना समझ में आए अभी ऐप में एडमिशन ले लो। लिक्विड प्रेशर चालू है, चैप्टर यही वाला चालू है, और इसको हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे वहां पर। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, लकड़ी के टुकड़े का भार 6 किलोग्राम है। अब मानो लकड़ी का टुकड़ा है, जो भी हमने आपको बताया, लकड़ी के टुकड़े का ओरिजिनल वेट 6 किलोग्राम है। अब कह रहा है इस पर कितना रखे, तो हमने मान लिया इस पर हम x रखते हैं, तो टोटल कितना हो गया 6 प्लस x। और अगर 1/3 डूबा मतलब वो तैरा, मतलब कि वो तैर रहा है, और तैर रहा है तो मतलब कि टोटल वेट बराबर हटाए गए द्रव का भार। अगर वो 1/3 डूब रहा है मतलब हटाए गए द्रव का भार बराबर टोटल वेट हो गया। तो हटाए गए द्रव के भार की जगह टोटल वेट रखते हो 6 प्लस x रख सकते हो। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, ये हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब फॉर्मूला याद करना है तो अच्छे से फॉर्मूला समझो। फॉर्मूला हमेशा होता है डूबा आयतन, नोट कर लेना, बोल भी रहे, डूबा आयतन बटे कुल आयतन, तो मतलब वॉल्यूम इमर्स्ड, वॉल्यूम इमर्स्ड बटे टोटल वॉल्यूम बराबर वायु में भार, वस्तु का वायु में भार ओरिजिनल वेट बटे हटाए गए द्रव का भार, हटाए गए द्रव का भार, टोटल वेट बटे वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। टोटल वेट 6 है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस है, टोटल वेट के बराबर 6 प्लस x, डूबा 1/3 है, कुल आयतन 1 है, गुणा कर लो 6 त्रिका 18 प्लस, सॉरी हाँ ये जो चीज है 1/3, इसको ऐसे लिखेंगे 1/3 बराबर 6/6 प्लस x, गुणा करो 6 प्लस x बराबर 6 त्रिका 18, x बराबर 12 किलोग्राम आंसर। तो 12 किलोग्राम चौथा नंबर ऑप्शन हो गया। तो वही क्वेश्चन है जो अभी बताया था, 12 किलोग्राम ऑप्शन। क्लियर है। अब आप लोग कहते हैं सर जी जूम करो, जूम करो, तो जूम करने के हिसाब से बताया, तो जो लिखेंगे वो थोड़ा छोटा होगा, लिखने वाला आपको क्लियरली दिख रहा है। डूबा आयतन बटे कुल आयतन, वायु में भार बटे हटाए गए द्रव का भार। और वैसे भी सॉल्यूशन आपको कम से कम छोटा छोटा करने की जरूरत है, क्वेश्चन बड़ा दिखना चाहिए, सॉल्यूशन वैसे भी आप छोटा ही करोगे वहां पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये सब क्वेश्चन स्किप करने के बाद इसमें जैसा ये सब न्यूमेरिकल है, हम लड़के नहीं लगा पाएंगे, ये मानो सब न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे, हम तो 1 घंटे में कर रहे हैं, तुम्हें तो 25 ही मिनट में करना है ना। तो इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है, इसमें अगर आप 15 नंबर ले आए
इसमें 15 नंबर मैक्सिमम आ सकते हैं आपके, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल बहुत लगे हैं। इसमें 15 नंबर अगर आ गए हैं, 15 प्लस वाला मतलब एक्सीलेंट कहा जाएगा। इसका पासिंग जो होगा वो होगा 10 प्लस पास होगा। 12 नंबर वाला पास मान लो, इसमें 12 पास मान लो, 15 प्लस नंबर अच्छे होंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक, 2 ठोस ए तथा बी जल में इस प्रकार तैरें कि एक आधा आयतन बी का 3/4 आयतन जल में डूबा है। याद रखिए कभी भी आ जाए कि 2 ठोस सेम जल में तैर रहे हैं। अगर सेम लिक्विड में तैर रहे हैं, ए और बी सेम लिक्विड में तैर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो डेंसिटी ऑफ ए बटे डेंसिटी ऑफ बी। अगर लिक्विड सेम है, बात समझना, लिक्विड अगर सेम है तो डेंसिटी ऑफ ए बराबर डेंसिटी ऑफ बी बराबर ए का डूबा आयतन बटे ए का डूबा आयतन बी का डूबा आयतन। अब ए का कितना आयतन डूबा है? ए का आधा और बी का 3/4। आपने काट दिया, ऊपर आंसर आ 2:3, बस बात खत्म। ये डायरेक्ट, ये सरल क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट था, इसको स्किप ना करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लो कि 2 लिक्विड अगर 2 वस्तु सेम लिक्विड में तैर रही हो, 2 वस्तुएं सेम लिक्विड में तैर रही हो, उनको डेंसिटी का रेशियो कैसे निकालना है, डायरेक्ट आंसर है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। अब एक सोने और चांदी से मिलकर बने आभूषण के बाद 100 ग्राम है। अब आप कहेंगे सर आज सबसे ज्यादा कठिन क्वेश्चन आज ही धर दिए, तो हमने आपने कहा था ना कि लेवल बढ़ाइए, तो लेवल बढ़ गया भगवा, लेवल बढ़ गया। कितने नंबर लाए? अगर ऐसे पेपर में आ गए तो सब छोड़ते चले आओगे, 10 नंबर पासिंग मार्क में रह जाएंगे। अब अगर आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन गलत कर दिए तो फिर कहां बचा? कुछ बचा नहीं बचा। सोने तथा चांदी से मिलकर बने आभूषण का भार 100 ग्राम है। सोने तथा चांदी से मिलकर बने आभूषण का भार 100 ग्राम है। जल में डुबो जाने पर इसका भार 6 ग्राम कम हो जाता है। आभूषण में सोने का भार क्या होगा? अब ये एक मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है, बात समझ रहे? ये जो है ये मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है, मिक्सचर, मिश्रण। ठीक, ये मिश्रण का कॉन्सेप्ट है। तो मिश्रण वाले में पता क्या होता है? मिश्रण वाले में यही होता है, 2 वस्तुएं मान लो। अब जैसे आपके हमने मान लिया कि आभूषण मिक्सचर हो गया, ये मिक्सचर हो गया। अब हम कल पढ़ाएंगे, कल की क्लास, नेक्स्ट क्लास इसी से रिलेटेड है। मिक्सचर बराबर, तो आभूषण हमारा मिक्सचर हो गया, गोल्ड प्लस सिल्वर से मिलकर बना है। तो मिक्सचर का फॉर्मूला पता क्या आता है? मास बटे डेंसिटी बराबर m1/d1 प्लस m2/d2, ऐसे चलता रहता, प्लस m3/d3। अब 2 ही है। अब इसका m1 तुमने x मान लो, इसका m1 m2 इसका होगा 100 - x, क्योंकि इसका कैपिटल M हमें पता है 100 ग्राम। d1 इसका सोने का दिया है 20, d2 इसका दिया गया है 10। अब इसका d तुम्हें पता हो जाए किसी तरीके तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान दो, अगर देखा जाए तो आपसे कहा गया जो आभूषण है, बात समझ रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो जो आभूषण है, बात समझिए, एक वस्तु है। कह रहा है इसका ग्राम 6 ग्राम कम हो गया, जब इसको पानी में डाला गया तो 6 ग्राम लॉस किया इसने। तो डेंसिटी बराबर नोट करोगे, डेंसिटी बराबर फॉर्मूला होता है किसी भी वस्तु का कि टोटल वेट बटे लॉस इन वाटर, टोटल वेट बटे लॉस इन वाटर। तो इसका टोटल वेट है कितना? 100, और लॉस कितना गया? 6। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर तुमने यहां से कैलकुलेट कर ली 100/6। अब यहां रख लो, m का मान 100, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हो गया 100/6। अब m1 आपका x/20, ये हो गया 100 - x/10। देखो यहां पर आभूषण के लिए कहा गया है, आभूषण का भार 6 ग्राम, 100 ग्राम है, इसका भार 6 ग्राम कम हो जाता है। इससे लाइन से हमने आपको फॉर्मूला निकाल दिया, टोटल वेट बटे लॉस इन वाटर, ये आभूषण के लिए है। तो आभूषण के लिए 100/6 डेंसिटी आ गई, वैल्यू रखी 100 करके 6 ऊपर आ गया, यहाँ एलसीएम ले लिया आपने 20, x + 200 - 2x। सॉल्व किया गया 120, फिर x बराबर यहाँ पे 80 ग्राम आएगा। ये आपका आंसर आ गया। तो कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर थे सरल, कुछ न्यूमेरिकल थे बड़े, कुछ सरल क्वेश्चन थे, कुछ कठिन क्वेश्चन थे। क्वेश्चन की एक्टिव मिक्सचर थी। देखिए होता यही है कि अगर आप
10-10 मिनट के लिए खेलते जाएंगे, बाई चांस 10 मिनट के लिए खेलते जाएंगे तो 10 मिनट में 25 क्वेश्चन पढ़ करके ये डिसीजन लेना बहुत कठिन है कि पहले 10 मिनट में हम क्या करें क्या ना करें। अगर हमारे टिक पे वर्क कर लो, नंबर डजन मैटर, यहां पे नंबर मैटर नहीं कर रहा है, यहां केवल स्पीड मैटर कर रही, नॉलेज मैटर नहीं करता है, उसमें मैटर करता है कॉन्सेप्ट और स्पीड। स्पीड टेस्ट से केवल आपको यह सीखना है हमको कि हम 10 मिनट में 25 क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, 10 मिनट में 25 क्वेश्चन फिजिक्स के पढ़ पा रहे कि नहीं पढ़ पा रहे, 10 मिनट में 25 क्वेश्चन हम पढ़ करके छोड़ पा रहे कि नहीं पढ़। करना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ना इंपॉर्टेंट है। अगर जीवन में बुरी आदतों को छोड़ दो, बुरी कर्मों को छोड़ दो तो फिर जीवन सफल। क्या आप कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आपको छोड़ना है ये इंपॉर्टेंट है। छोड़ना बहुत कठिन होता है, निगेटिव चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती है, निगेटिव में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, निगेटिव ज्यादा अपनी ओर खींचता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो गलत जो क्वेश्चन होने वाले होंगे, जो आपको कठिन होंगे, वो ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे कि हमको लगाओ, लेकिन उनको लगाना नहीं, उनको छोड़ना है। सरल क्वेश्चन ही आपको सिलेक्ट कराएंगे, कभी कठिन क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं कराएंगे। सरल क्वेश्चनों को पकड़ के रखो, उनका साथ पकड़ के रखो, उनको पहले करने का मादा रखिए, डिसीजन लीजिए हमें क्या छोड़ना है क्या करना है। जिस दिन ये हैबिट आपके अंदर डेवलप हो गई, आपके हर पेपर क्वालिफाई होंगे। अच्छा, आपने देखा होगा 3-4 साल तैयारी करने के बाद जब एक बार पेपर निकलता है किसी का, एक बार पेपर निकल गया, 1-2 पेपर लगातार निकल गए तो उसके सारे पेपर निकलने लगते हैं। क्यों? क्यों? उसको पेपर को हैंडल करना आ जाता है, क्या करना है क्या छोड़ना है ये आ जाता है। जिस दिन ये आ गया तो हर पेपर पास हो गए, ये मेरी गारंटी है। ओके बेटा, तो इस तरीके से हमने आज की एसटी डिस्कस करी। तो आज की जो एसटी रही वो कैसी रही ये हमें आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? ओके। और आज की एसटी का जो पासिंग मार्क है, अगर कायदे से देखा जाए तो इस एसटी का पासिंग मार्क 10+ होगा। मतलब 12th को हम पास कैटेगरी में रखेंगे, 12 नंबर वाले को पास और 15 वाले को हम एक्सीलेंट कर देंगे। और कहीं अगर आपका 15+ आया तो मतलब आप बहुत कहते हैं एक्स्ट्रा टैलेंटेड स्टूडेंट्स में आएंगे, मतलब आपको एक्स्ट्रा टैलेंट है और आप अच्छे से प्रिपेयर हैं, बस आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट की जरूरत है बस। तो ये आपकी कैटेगरी है। 10+ में को भी हम पास में रखेंगे, यहाँ पर 10 से कम वाले फेल हैं इसमें, क्योंकि देखिए 10 से 12 क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल थे, जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो बस उतने नंबर पासिंग है। गिन लेना, काउंट कर लेना, जितने नंबर थ्योरेटिकल हैं उतने नंबर पासिंग है। एक भी थ्योरी क्वेश्चन गलत हुआ तो मतलब फेल। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको, अगली क्लास में। कल 15 अगस्त तक कल क्लास नहीं होगी, संडे अगर क्लास होती है तो आप सब लोगों के मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यूट्यूब चैनल अगर आपने ना सब्सक्राइब किया हो तो कर लो, डिफेंस फिजिक्स वरुण सर, उसमें नोटिफिकेशन आएगा। अगर संडे को कुछ बढ़िया कुछ होता है, कुछ नई क्लास करते हैं, अगर कुछ मैनेज होता है तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आपके पास। ओके, तो उस अगर नोटिफिकेशन पहुंचता है, लाइव हमको लेके आते हैं, कुछ स्पेशल लेके आते हैं, जुड़िएगा जरूर, क्योंकि पेपर के पहले फिर वो क्लास दोबारा नहीं कराऊंगा। वो किसी भी, चाहे ऐप में हो चाहे एसटी में हो, अगर कुछ भी प्रैक्टिस कराए तो दोबारा नहीं होगा। इसलिए उसको मैक्सिमम, अगर हम संडे कभी भी आए बेटा तो आप लोग का सपोर्ट मुझे बहुत चाहिए होगा। उस दिन भी सब काम छोड़ के आपको लाइव पढ़ना है, एक रिकॉर्ड बनाना है, ठीक? ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।